आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो अपना लास्ट यूनिट है इस पूरे क्लास 11th का, दैट इज वेव्स। ठीक है, वेव्स चैप्टर में, वेव्स यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। पहला है वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ऑब्वियसली वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ने से पहले हम लोग वेव्स क्या होता है इस बारे में कुछ जनरल बातें करेंगे, उसके बाद हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग पे मूव करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू साउंड वेव्स। देखा जाए तो 2 ही चैप्टर हैं, पर साउंड वेव्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक को मैं अलग से पढ़ा देता हूं, जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं। शुरू करते हैं वेव से। कोई मुझे बताएगा वेव्स क्या होते हैं? बचपन से पढ़ रहे हो ना वेव्स, होता क्या वेव्स? कोई डिफाइन करेगा वेव्स मेरे लिए? बोलो। कोई नहीं बोलेगा? देखो भैया, वेव्स क्या होता है? तो इफ disturbance travels in space with passing time. If disturbance travels in space with passing time, we say wave is propagating. हम कहते हैं वेव ट्रेवल कर रही है अगर डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है इन स्पेस विद पासिंग टाइम। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टर्बेंस का मतलब किसी क्वांटिटी में, किसी फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन ट्रेवल कर रहा है। खुद मीडियम या जिस मीडियम के थ्रू वेव ट्रेवल कर रहा है, खुद उसके पार्टिकल्स आगे ट्रेवल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो व्हेन डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स इन स्पेस विद पासिंग टाइम वी से वेव इज प्रोपगेटिंग। ये डेफिनेशन आपको अक्सर मिल जाएगी, है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा, तो कोई मुझे इसका एग्जांपल दे सकता है वेव का? सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आप सोच सकते हो। ओशन वेव्स। देखो भाई, थोड़ा सा देखो, पूरी स्लाइड्स नहीं मेरे पास, बहुत ही छोटी सी, और पूरा फिनिशिंग नहीं हो पाया था इसका, तो मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया। पर वेव्स की डेफिनेशन मैंने बताई क्या? व्हेन अ डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स इन स्पेस विथ पासिंग टाइम वी कॉल इट वेव। ये डांस देख रहे हो आप? यस सर। इसमें ये वेव जैसा लग रहा है? यस सर। यस सर। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, यहां पर ये जो आपका ऊपर नीचे वाला जो मोशन है ना, ये मोशन पहले इधर था, वही ऊपर नीचे वाला मोशन यहां से यहां ट्रेवल करके आया। हुआ कि नहीं हुआ? हाथ, इस वाला हाथ जो है ऊपर जाके नीचे आया, और वही ऐसे इधर आ गया, आया ना? यस सर। दिख रहा है? यस सर। ध्यान दीजिएगा कि हर एक पॉइंट जो है एक ही तरीके से मूव कर रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरीके से। राइट? तो इसलिए ये वेव है, इसलिए वेव जैसा दिख रहा है। वैसे अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल आपने कभी शायद जरूर सुना होगा या बुक में देखा होगा, शायद इसके बारे में बात की होगी कि एक स्टैंड पर खूब सारी साइकिलें रखी हुई है। ठीक है,
और एक बदमाश बालक आता है और ये बदमाश बालक इस पहली साइकिल को धक्का लगाया था, क्या होगा? क्या होगा बताइए? बोलिए। सर सारे साइकिल्स गिर जाएंगे। सारी साइकिल एक साथ गिरेंगी क्या? नहीं, साइकिलें कुछ ऐसे गिरेंगी, एक के पहली बाद गिरी, एक। दूसरी गिरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरीके से, राइट? तो देखिए जो मोशन यहां हुआ थोड़ी देर बाद यहां होगा, हाँ या ना? यस सर। जो डिस्टरबेंस यहां आया थोड़ी देर बाद यहां आएगा, आया? यही होता है ना? तो ये आपका एक, आप इसको वेव कह सकते हो, पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या? धक्का लगाया, साइकिल गिर गई, कहानी खत्म। वेव तो कंटिन्यूसली फ्लो कर सकती है ना, कंटिन्यूसली प्रोपेगेट कर सकती है ना, ये तो बस एक ही बार गिर सकती है, राइट? तो इसलिए ये वेव जैसा कुछ तो है, जो हमने डेफिनेशन लिखी उसके जैसा कुछ तो है, पर ये एग्जैक्टली वेव नहीं है। वेव के लिए एक और कंडीशन है, क्या? ये जो डिस्टरबेंस है ये पीरियोडिक होना चाहिए। When a periodic disturbance travels in space with passing time, we call it wave. Okay? और ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? देखिए यहां तो नहीं कर सकते, पर इमेजिन करिए, अभी तो खैर सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना आ गया है, ऐसी बातें बोलते ही खराब लगता है कि सब लोग लाइन में खड़े, इतने सारे लोग। मान लीजिए नई मूवी रिलीज हुई है बाहुबली, ठीक है? बाहुबली, अभी पुरानी बातें हो रही है कि तो पता नहीं कब कब आई थी बाहुबली, तो लग रहा है ना 2020 में, तो लग रहा है जीवन निकल गया, राइट? तो उसके बाहर मूवी की टिकट खरीदने के लिए खूब सारे लोग, खूब सारे सभ्य लोग अच्छे से लाइन लगा के खड़े, एकदम परफेक्ट लाइन लगे, सब के सब बहुत ही सभ्य हैं, ठीक है? क्या हुआ, यहां पर एक वही शैतान बालक आया जिसने साइकिल गिराई थी, और इस शैतान बालक ने यहां पे क्या किया? अच्छा, शैतान बालक ने यहां पर इस पहले भद्र मानुष को धक्का लगाया, तो मोशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, है ना? कैसा होगा? ऐसा होगा, सारे आदमी एक बार झुकेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे, है ना? पर ये नालायक लड़का इतना नालायक है, इतना नालायक है, इतना नालायक है कि जैसे ही आदमी खड़ा झुक के वापस खड़ा हुआ फिर से धक्का लगाता है, तो मोशन कैसा होगा? ये झुक के खड़ा हुआ, फिर धक्का लगा, फिर झुक के खड़ा हुआ, फिर धक्का लगा, फिर झुक के खड़ा हुआ, फिर धक्का लगा, राइट? यही हो रहा है ना, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो एक वेव सा कुछ बनेगा। यहां पर क्या फर्क है पिछले केस में, साइकिल वाले केस से और इस केस में क्या फर्क है? डिस्टर्बेंस यहां पे भी आगे प्रोपेगेट कर रहा है, पर यहां पे पीरियोडिक मोशन प्रोपेगेट कर रहा है, राइट? यहां पर पीरियोडिक मोशन प्रोपेगेट कर रहा है ना? है ना? Yes, sir. क्योंकि यहां पे पीरियोडिक मोशन प्रोपेगेट कर रहा है, ये वेव है। इसमें और पिछले केस में क्या अंतर था कि साइकिल अपने आप खड़ी नहीं हो सकती और लोग अपने आप खड़े हो सकते हैं, मतलब डिफरेंस था एक सिंपल सी प्रॉपर्टी का, फॉर वेव टू प्रोपोगेट द मीडियम मस्ट हैव, सबसे पहली चीज जो मीडियम को चाहिए वो है इनर्शिया। क्यों? अगर इनर्शिया नहीं होगा, अगर इनर्शिया नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आगे वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा ही नहीं रुकने के लिए, हाँ या ना? कोई भी पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं लगाएगा रुकने के लिए, वो अपने आप ही रुक जाएगा, बिना फोर्स के रुक जाएगा। दूसरी चीज जो यहां पर मिली और साइकिल वाले केस में नहीं मिली, उसका नाम है इलास्टिसिटी।
समझ में आई बात? वेव कब प्रोपेगेट करेगी? जब मीडियम के पास ये दो चीजें हो, इनर्शिया और इलास्टिसिटी। ओके, है ना? Yes, sir. चलो, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाए। ठीक है, वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाए। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं वेव के बारे में, थोड़ा सा चीजें। सही देखोगे, छोड़ो, उतना एक्चुअली तैयार नहीं बेटा, उस तरीके से स्लाइड्स तो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। राइटिंग इक्वेशन ऑफ वेव देखते हैं। ठीक है, वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी ये देखते हैं। मतलब हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं अभी तक, कैसे पढ़ रहे हैं? मैथ्स में इक्वेशन लिख के ही पढ़ रहे हैं ना उसको, चाहे एसएचएम हो, चाहे कोई भी मोशन हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो, मैथमेटिकल इक्वेशन से ही पढ़ते हैं ना सब कुछ। तो वेव की इक्वेशन कैसे लिखा जाए? अब वेव की इक्वेशन में दिक्कत क्या है? वी नीड टू राइट इक्वेशन of motion of all the particles with just one expression, right? सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन का यूज करके हमें सारे पार्टिकल्स के इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है ना? तभी तो बनेगी वेव की इक्वेशन। ये वेव की इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इक्वेशन जिससे हम हर एक पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सके। समझ में आई बात? है ना? इसके लिए हमने बोला, लेट से हमारा जो वेव है वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि एक इक्वेशन से हमें कितने पार्टिकल्स की इक्वेशन लिखनी है? इनफाइनाइट पार्टिकल्स की इक्वेशन लिखनी है। अब कौन सी इक्वेशन किस पार्टिकल के लिए है, कब वो इक्वेशन किस पार्टिकल के लिए है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमने क्या किया, इन पार्टिकल्स को एक्स एक्सिस, बहुत सारे पार्टिकल्स को कंसीडर किया जो एक्स एक्सिस पे रखे हुए। वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है, v से। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव किस वेलोसिटी से प्रोपगेट कर रही है? वो एक्स डायरेक्शन में, ये उसके वो v है। ठीक है, अब मैं इन सारे पार्टिकल्स की, जो भी एक्स एक्सिस पे रखे हुए पार्टिकल, उन सारे पार्टिकल्स की इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं जस्ट एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये अपने आप में एक चैलेंज है कि नहीं चैलेंज? ऐसा काम अभी तक कभी किया आपने? मैंने तो नहीं किया। इस चैप्टर से पहले हमने कभी नहीं किया था। आपने किया कभी? एक इक्वेशन से एक पार्टिकल का मोशन बताते हैं। अब एक इक्वेशन से इतने सारे पार्टिकल्स का मोशन बताना है, क्यों कर पा रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि मोशन तो हर एक पार्टिकल रिपीट ही कर रहा है ना। जो डिस्टरबेंस पहले यहां पर था, मतलब यहां पे वाली साइकिल गिरी, थोड़ी देर बाद यहां वाली साइकिल गिरी, यही है ना? है ना? यस सर। मोशन क्योंकि एक ही जैसा है, बस टाइम का अंतर है, इसलिए हम सारे पार्टिकल्स के मोशन की एक ही इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? लेट्स से ये वाला जो पार्टिकल है, ये कुछ इस तरीके का मोशन किया है, ऊपर गया और नीचे आ गया और फिर वापस आ गया, ऑसिलेट किया ये वाला पार्टिकल, पहला पार्टिकल। एंड हमें इस एक पार्टिकल की इक्वेशन हमें मालूम है। लेट्स से इस एक पार्टिकल की इक्वेशन है y नॉट इज इक्वल टू एफ टी। वाई नॉट क्या है? इक्वेशन ऑफ पार्टिकल
इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल केप्ट एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब मुझे बताओ कि अगर ये यहां पर y नॉट इज इक्वल टू एफ टी का मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल भी थोड़ी देर के बाद यही वाला मोशन परफॉर्म करेगा, है ना? हाँ या ना? अब हम इस पार्टिकल की इक्वेशन लिख रहे हैं, ये कैसा पता चलेगा? ये पता चलेगा बाय इस द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, दैट इज दिस वैल्यू x। ये x देखकर हम पता लगा पाएंगे कि हम कौन से पार्टिकल की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो वो पार्टिकल जो यहां से x डिस्टेंस दूर है, उस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन लेट से y इज इक्वल टू gt आता है। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये कह सकता हूं कि ये पार्टिकल जो भी मोशन अभी परफॉर्म करेगा, पहला पार्टिकल वही मोशन पहले ही परफॉर्म कर चुका है, हाँ या ना? जो भी मोशन यहां होगा थोड़ी देर बाद यहां होगा, जो भी डिस्टरबेंस यहां होगा थोड़ी देर बाद यहां होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यही तो है ना वेव कि डिस्टरबेंस ट्रैवल करेगा। जो भी डिस्टरबेंस यहां हो रहा है थोड़ी देर बाद यहां हो रहा है, मतलब यहां पर जो डिस्टरबेंस टाइम t पे होगा यहां पे पहले ही हो चुका होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू gt जो है, ये वही मोशन है जो यहां थोड़ी देर पहले हो रहा था, दैट इज इक्वल टू f ऑफ t। नहीं है, t से पहले हो गया। कितना पहले हो गया? कितना X पहले हो गया? सही बोले, बोलो। x बाय v पहले हो गया, क्योंकि वेव की स्पीड कितनी थी v, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x। तो वेव को यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना पहले ही यहां हो चुका था। मतलब वेव जो डिस्टर्बेंस यहां पे टाइम t पे पहुंचा है वो यहां पहले हो चुका था। कितना पहले? x बाय v। तो y इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस x बाय v। ये आपका इक्वेशन ऑफ वेव है। समझ में आई बात? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ wave propagating along plus x direction with speed v, right? हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो मैंने यहां पर जो इक्वेशन लिखी है वो y की लिखी है, मैंने बोला y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ठीक है? पर ये y कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है। दिस y किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज या डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इट मे बी डिस्प्लेसमेंट, इट मे बी वेलोसिटी, इट मे बी प्रेशर, इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनी अदर थिंग। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर कॉपी कर लो। ये इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। हो गया? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट। अब देखो हम इक्वेशन ऑफ वेव लिख रहे थे, क्या इक्वेशन आई? जनरल इक्वेशन
जनरल इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस एक्स बाय वी। बट ये काफी सिंपल सी वेव की इक्वेशन है ना, ये काफी सिंपल सी वेव की इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन ये नहीं है, दिस इज इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड v। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं दोनों तरफ, मैं अगर इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो क्या मैं ये लिख अच्छा, एक बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, t और x, तो मैं काम करता हूं, मैं पहले लिखता हूं डो y बाय डो टी। ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा f डैश t माइनस एक्स बाय वी, है ना, है ना। और अगर मैं यहां लिखता हूं डो y बाय डो x, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय वी एफ डैश टी माइनस एक्स बाय वी। चेन रूल लगाए दोनों तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर हम स्ट्रिंग वेव के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रिंग वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग वेव में y क्या है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब इस तरीके का स्ट्रिंग का शेप होगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग का शेप आएगा, और इस स्ट्रिंग के शेप में y क्या होगा, इस x पे रखे हुए पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट होगा y, राइट। हाँ या ना, हाँ या ना। तो अगर मैं x को कांस्टेंट रखते हुए इस y का डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब कि डो y बाय डी टी निकालता हूं, तो डो y बाय डो टी क्या है, इट्स बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये बेसिकली आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है, समझ में आई बात। डो वाई बाई डो टी करके क्या मिलता है आपको, ये आपको मिलता है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और डो वाई बाय डो एक्स क्या मिलेगा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो ये है आपका स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच में सीधा सीधा रिलेशन निकाल लिया, क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस v टाइम्स स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आई बात। v क्या है, दिस v इज, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव। ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, वेव की वेलोसिटी अलग है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। सर लास्ट इक्वेशन और एक बार बताइए ना। देखो, इसको और इसको कंपेयर करो और खुद से यहां तक अचीव करने की कोशिश करो। बेसिकली माइनस वन बाई वी टाइम्स स्लोप क्या है, माइनस वन बाई वी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है कि नहीं। यस सर। ये चीज और ये चीज सेम ही है ना। ओके सर। आ गया। यस सर। ओके, अच्छा, तो अभी तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, डो टू वाई डो टी टू इज इक्वल टू एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाई वी। और यहां से आ जाएगा डो टू वाई
डो x2 इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर इंटू f डबल डैश t माइनस एक्स बाय वी। तो हमारे पास इन दोनों को जोड़कर एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बन गई क्या? तो सर डो 2y डो x2 इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डो 2y डो t2। समझ में आई बात? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ये वेव की जनरल इक्वेशन। ठीक है बेटा? कॉपी हो गया? कर रहे हैं, रुकिए। हो गया कॉपी? Yes, sir. तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ प्रोपगेटिंग वेव, प्रोपगेटिंग वेव y इज इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस एक्स बाय वी। ये अभी तक की सबसे काम की इक्वेशन है आपकी, बता देता हूं मैं। इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन पढ़ी। क्या हमने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वी टाइम्स स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। ये सिर्फ स्ट्रिंग वेव के हिसाब से और सिर्फ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है? इसके बाद हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी। जनरल इक्वेशन क्या है? ये है डो 2y डो t2 डो 2y डो x2 डो t2 इज इक्वल टू v स्क्वायर टाइम्स डो 2y डो x2। ठीक है? ये क्या हो गया? जनरल इक्वेशन हो गया। ओके? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंफ्यूजन के लिए ऑलवेज गो विथ योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है? डायमेंशन का ध्यान रखेंगे तो न्यूमरेटर कब कौन सी चीज न्यूमरेटर में आएगी, कौन सी डिनोमिनेटर में आएगा, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा कि वी स्क्वायर से डिवाइड होगा, ये सब चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है? डायमेंशन का ध्यान रखोगे तो जनरल इक्वेशन ये रही। अब देखो, जनरल इक्वेशन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट इन कॉलेज अभी नहीं। अभी जनरल इक्वेशन का क्या काम है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ओके?
अभी सिर्फ इतना ही काम करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करने लायक ही नहीं है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता ही नहीं है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू 3 वेरिएबल्स हो गया, वो तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन अपने को सिर्फ इतना ही है कि इन चार में से कौन सी इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है ये बताना, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये आंसर देना, दैट्स इट। ठीक है, ये वाला भी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के काम आएगा। असली चीज जो अभी तक हमने पढ़ी है वो ये वाली है जिसमें मैंने 4 स्टार लगाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कोई भी इक्वेशन यहां लिख कर दूंगा, आप बता सकते हो कि वो इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं है, और अगर है तो किस डायरेक्शन में वेव जा रहा है। सो मैं सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा हूं, डिटरमाइन द डायरेक्शन and speed of wave represented by following equations। ये आपका एग्जाम्पल है। पहला इसमें बोल रहे हैं y इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस x बाय v। दूसरा y इज इक्वल टू f ऑफ at माइनस bx। तीसरा y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। चौथा z इज इक्वल टू एफ छोड़ो कॉस ऑफ टी माइनस वाई बाय वी। पांचवा x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वाई प्लस बी टी। ठीक है, इन पांचों में हमें बताना है कि वेव के सर वेव चौथा आपने क्या लिखा है सर? हाँ, चौथा आपने क्या लिखा है? चौथा लिखा है z इज इक्वल टू कॉस ऑफ t माइनस वाई बाय वी। t माइनस वाई बाय वी। आपको इन सारे केसेस में ये डिटरमाइन करना है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है और कितनी स्पीड से जा रही है। ठीक है, बताइए पहले का क्या आंसर होगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। स्पीड v और नेगेटिव x डायरेक्शन है ना। क्यों, इसको कैसे लिखा जा सकता है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस एक्स अपॉन माइनस भी लिखा जा सकता था कि नहीं? राइट। दूसरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टी माइनस बी एक्स। पॉजिटिव एक डायरेक्शन। देखो भैया, आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टी माइनस बी एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ऑफ ए टाइम्स टी माइनस एक्स अपॉन ए बाय बी।
तो बेसिकली t माइनस एक्स बाई वी होता है ना। तो इसका मतलब हो गया प्लस एक्स a बाई बी अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। समझ में आई बात? तीसरा y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका क्या आ जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन ओमेगा बाय के। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? दिस इंप्लाइज स्पीड कितना है? ओमेगा बाय के अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। बेसिकली आपको किस फॉर्म में लेके जाना है? समथिंग समथिंग ऑफ टी माइनस एक्स बाय वी, इस फॉर्म में लेके जाना है। समझ में आई बात? है ना? यस सर। बाहर कुछ भी हो, ब्रैकेट में अंदर टी के साथ क्या आना चाहिए? टी माइनस एक्स बाय वी आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तर्ज पे चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी माइनस वाई बाय वी हो गया एक्स बाय वी की जगह। क्या करेंगे? v है बट अलोंग y डायरेक्शन है। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। पांचवा x इज इक्वल टू f ऑफ ए वाई, ये तो मुझे समझ में आ नहीं रहा, a टाइम्स y माइनस b, सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हुआ? पहले y आ गया, बाद में t आया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया एक बार जल्दी जल्दी करने में। तो क्या हुआ? x इज इक्वल टू f ऑफ b टाइम्स t माइनस y अपॉन b बाय a, राइट? यहां इसको यहां से आप पहुंच सकते हो तो सॉरी t प्लस आएगा, राइट? दिस इंप्लाइज माइनस b बाय a अलोंग y डायरेक्शन या b बाय अलोंग माइनस y डायरेक्शन। समझ में आई बात? ये आखिरी वाला समझ में आया तो बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए और मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं।